वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ लेक्चर। ओके। इसमें हम यूनिट यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का फिफ्थ लेक्चर देख रहे हैं और कल हमने बिमी विश्लेषण के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं बिमी विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं होती हैं। ठीक है ना। तो हम बिमी विश्लेषण की सीमाओं को देखेंगे। ज़्यादा नहीं होती, कुछ ही सीमाएं होती है जिनको हमें पढ़ना है। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम त्रुटियां देखेंगे कि बिमी विश्लेषण में क्या क्या त्रुटियां होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बिमी विश्लेषण की सीमाएं कि बिमी विश्लेषण की सीमाएं क्या होती है। बिमीय विश्लेषण की सीमाओं को देखेंगे। अब हम क्या होती है बिमी विश्लेषण की सीमाएं। ठीक है। बिमी विश्लेषण में आपको देखो, सबसे पहली सीमा तो बिमी विश्लेषण की ये होती है कि जो विमाएं होती है ना, वे अद्वितीय नहीं होती। मतलब कि अगर आप देखोगे तो कई भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं। जैसे कि अगर आप देखो, कार्य और ऊर्जा की विमाएं समान होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण, इसकी विमा भी कार्य और ऊर्जा के समान ही होती है। तो बिमी विश्लेषण में ये होते हैं कि अगर विमाएं एक जैसी हैं तो आप बिमी विश्लेषण का उपयोग करके उनके मात्रक नहीं निकाल सकते। सेकंड, आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपने जब बिमी विश्लेषण किया, जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ये होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आप बिमी विश्लेषण का उपयोग करके t की वैल्यू अंडर रूट L/G तो निकाल लोगे, है ना, ये तो आप कर लोगे। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 2 पाई, 2 पाई जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसे आप फाइंड नहीं कर सकते। इसे आप फाइंड नहीं कर सकते। इस चीज को कैसे कर सकते हो आप? इसे फाइंड नहीं कर पाओगे। तो ये दूसरी होती है कि आप नियतांक की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। तीसरी आपके लिए एक और चीज होती है, वो ये होती है कि बिमी विधि के द्वारा आप केवल गुणनफल को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि अगर बिमी विधि है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, या हम बोलेंगे गुणनफल है, गुणनफल से प्राप्त राशियों को आप निकाल सकते हो। प्राप्त राशि की विमाएं या मात्रक, की मात्रक या विमाएं आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लोगे। लेकिन अगर एडिशन या ये है तो विमाओं को आप नहीं निकाल पाओगे। क्या करोगे आप? नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको F बराबर ma दिया तो आप F की वैल्यू तो निकालो, लेकिन अगर आपको S बराबर ut प्लस हाफ AT² दे दिया है तो आप s की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि s के मात्रक क्या होंगे। ये आप नहीं निकाल सकते। आपको अगर पता है कि s लंबाई होती है, किलोमीटर या मीटर में होती है, तो आप लिख दोगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आप इस चीज का उपयोग करके, जो ये प्लस जो ये प्लस में आपको दी हुई है पद, आप इसका उपयोग करके s की वैल्यू निकाल दो, s के मात्रक निकाल दें, या फिर s के विमाएं आप निकाल दो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। ये चीज एक और होती है जो कि आपके नेगेटिव में जाती है, विमाओं में। ठीक है। बिमी विश्लेषण के द्वारा आप नहीं निकाल सकते। एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई राशि है, जैसे मान लीजिए कोई राशि है ना, कोई भी, जैसे कोई राशि है जो कि मान लीजिए 3 से ज्यादा, कोई राशि जो 3 से ज्यादा मात्रकों पर, या हम बोले कि भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। कोई राशि 3 से ज्यादा अगर भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी ना, 3 से ज्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर करती है अगर, तो आप विमीय विश्लेषण का उपयोग करके, तो आप विमीय विश्लेषण विश्लेषण से आप उस राशि को नहीं निकाल सकते। विमीय विश्लेषण से नहीं निकाल सकते उस राशि को। ठीक है ना। नहीं निकाल सकते। अगर कोई भौतिक राशि 3 से ज्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो आप विमीय विश्लेषण का उपयोग करके उसे नहीं निकाल सकते हो। ये चीज भी होती है। समझ में आ रही बात? बस इतना होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये सीमाएं होती हैं। अगर कोई राशि 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, लेकिन उनमें से 2 की विमाएं समान है, तो भी आप नहीं निकाल सकते। समझ गए? जैसे अगर कोई राशि है, कोई राशि है, मान लो कोई भी राशि है, कोई भी राशि अगर 3 पर निर्भर करती है, 3 राशियों पर, 3 राशियों पर निर्भर करती है, कोई भी राशि अगर 3 राशियों पर निर्भर करती है, तो अगर 2 की विमाएं समान है, अगर 2 की विमाएं समान है, 2 की विमाएं समान है, तो आप जो फाइनल राशि होती है, सूत्र को नहीं निकाल सकते। फाइनल राशि या सूत्र को आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक तो अगर 3 से ज्यादा है
तो आप निकाल नहीं सकते। और अगर तीन भी है और तीन में से भी अगर दो समान है तो भी आप नहीं निकाल सकते। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे अगर हम आवृत्ति की बात कर दें, एफ हमने लिखा, आवृत्ति हमने लिखा डी वाई एल स्क्वायर इंटू भी, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है, ऐसा हमने लिखा। तो आप क्या निकाल लोगे? का विमीय विधि के व्युत्पन्न नहीं कर सकते आप इस चीज को, आप विमीय विधि से व्युत्पन्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। शुद्धता की जांच कर सकते हैं लेकिन विमीय विधि से व्युत्पन्न नहीं कर सकते हो आप इस चीज को, ठीक है ना, ऐसा होता है। समझ गए? हम्म। बढ़िया, शुद्धता की जांच आप कर लोगे। शुद्धता की जांच आपने किया, आपने देखा भाई ये तो अशुद्ध है। लेकिन अगर ऐसी चीज आपको लिख के दे दी, भाई सब कुछ कट पिट जाना है, एल की जगह डी की जगह पर आप एल लिखोगे, वी की जगह पर आप एल क्यू लिख दोगे, भी की जगह पर आप एल स्क्वायर लिख दोगे, तो यहाँ से आ गया एल स्क्वायर। आपने ये तो निकाल लिया कि एल स्क्वायर है, लेकिन आप इससे फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना। और विमीय रूप से अशुद्ध है, ठीक है, जांच आपने कर ली कि अशुद्ध है, पर फॉर्मूला नहीं निकाल पाओगे। ये चीज होती है, इतनी ही सीमाएं होती हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से आपको याद रखनी है। केवल इतनी ही सीमाएं होती हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब देखो कुछ होती हैं सार्थक अंक भी चीजें होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने बात की जैसे आप पढ़ोगे सार्थक अंक, सार्थक अंक आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो और आप मैथ में भी पढ़ते हो। आई थिंक कि आपने मैथ में पढ़ लिया होगा। सार्थक अंक ये होते हैं जैसे 2.343 लिखा है तो इनमें सार्थक अंक क्या है? चारों है। आपने मान लीजिए 2.002 लिखा है तो सार्थक अंक चार हो गए। वहीं आपने मान लिया 2.200 लिखा है, सार्थक अंक चार हो गए। वहीं आपने 0.224 लिखा है तो सार्थक अंक बस तीन ही हो गए। इस तरह की चीज होती है। अगर आपने लिखा 1.032 इंटू 10 टू द पावर 13 तो ये सभी सार्थक अंक होंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा होता है। 10 की घात के पहले जो कुछ भी लिखा होता है वो सब सार्थक अंक होते हैं। और भी होता है कि आपने देखा होगा अगर 1.456 लिखा हुआ है मतलब ये पांच से ज्यादा है, आगे विषम है, तो आप यहाँ पे 1.46 लिख सकते हो। वहीं वन पांच से ज्यादा है तो आप लिख सकते हो। वहीं अगर आप बात करो 1.435 लिखा है, अब ये पांच लिखा है, ना ज्यादा है ना कम है, लेकिन उसके पहले ये विषम लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? विषम लिखी हुई है। तो आप इसको एक इंक्रीज करके लिख सकते हो, 1.44 आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर इसके आगे 1.425 होता तो ये सम है, इसलिए 1.42 ही आप लिखोगे, ठीक है। तो ये होते हैं सार्थक अंक और उसके कुछ नियम, इनको आप देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है इंपॉर्टेंट, वो चीज आती है त्रुटियां, ठीक है ना। मापन में त्रुटियां क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती है? किसकी त्रुटियां? त्रुटियां मापन की। मापन की त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? आपको ये याद रखना है कि मापन की त्रुटियां होती हैं चार प्रकार की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मापन की त्रुटियां चार प्रकार की होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मापन की त्रुटियां होती है चार प्रकार की। अब देखो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? चार प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी आपको पढ़नी है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। मैं बहुत आराम से आपको धीरे धीरे बताऊंगा। माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है। तीसरी होती है आपेक्षिक त्रुटि। कौन सी होती है? आपेक्षिक त्रुटि। और फिर चौथी होती है आपकी एक और, वो कौन सी होती है? प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना। कौन सी होती है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि ये आपको याद रखनी है। अब देखो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि होता है जो आपकी रियल वैल्यू होती है, वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू और मापे गए मान जो आपने मेजर किया है, मेजर वैल्यू, उसके बीच के अंतर को बोलते हैं हम निरपेक्ष त्रुटि। ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। याद रख लोगे? वहीं अगर हम बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि के परिणामों में समांतर माध्य लेते हैं। देखो जैसे क्या होता है, परिणाम है ये हमारे पास में, ठीक है, डेल्टा ए बार से हमने रिप्रेजेंट किया और ये समांतर माध्य हम इस तरह से लेते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी हमने मेजरमेंट किया उन सबको जोड़ दोगे। मान लीजिए एन मेजरमेंट किए, ठीक है ना, इन सबको हमने जोड़ा और अपॉन में एन लिख दिया, ये होता है समांतर माध्य। तो आपकी जो त्रुटि होगी ए इज इक्वल टू ए मेजर प्लस माइनस जो भी होता है डेल्टा ए बार, इसको आप प्लस माइनस करके वैल्यू निकालते हो। इससे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी राशि का जो मापन होता है क्या होता है? इस तरह से होता है। अब जो राशि का मापन होगा वो कैसा होगा? ए एम प्लस डेल्टा ए और ए एम माइनस डेल्टा ए के बीच, ठीक है ना, ये होती है दूसरी त्रुटि। तो आपको यहाँ पर देखो कायदे से अगर देखा जाए तो आपको केवल त्रुटि के नाम याद रखने हैं। क्या नाम याद रखने हैं? केवल त्रुटि के। निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। देखो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान। फॉर्मूला याद रखना है। आपेक्षिक त्रुटि मतलब होता है माध्य
निरपेक्ष त्रुटि अपॉन आपेक्षिक माध्य, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन आपेक्षिक माध्य, ये होता है माध्य, ये होती है आपेक्षिक त्रुटि, आपको याद रखना है। अब देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या थी, डेल्टा है, और आपेक्षिक माध्य क्या था, तो ये आपको याद रखना है। वहीं आपको अगर पूछा जाए प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि आपको याद रखना है। जो आपेक्षिक त्रुटि आई ना, आपेक्षिक त्रुटि आई, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत ही होता है प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि जो होती है, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। ठीक है, ये चार तरीके की त्रुटि होती हैं जो कि आप याद रखना है। और जो निरपेक्ष त्रुटि होती है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन आया है ऑलरेडी एग्जाम में कि निरपेक्ष त्रुटि कैसी होती है, पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी हो सकती है निरपेक्ष त्रुटि, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो त्रुटियां केवल इतनी ही है जो आपको पढ़नी है ना। त्रुटियों में संयोजन भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के संयोजन होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल ये त्रुटि पढ़नी है। ये छोटा सा लेक्चर था, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है इस लेक्चर में, उन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे हम 2-3 दिन। ठीक है ना, मतलब हम करीब 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, और इन 100 क्वेश्चंस में आपको जो भी डाउट होगा वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हम इन लेक्चर्स में, आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे 3-4 दिन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ।